अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग हेमाटोलॉजी की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एनीमिया। आज हम एनीमिया की बेसिक डेफिनेशन और उसकी फ्यू सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और एक छोटा सा पार्ट हमारा लास्ट वीडियो में बाकी रह गया था जो कि हमारा सीबीसी या हम कहते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में था। वो छोटा सा उसको टच देंगे और इस वीडियो में ये इसकी आउटलाइन ये है कि एनीमिया, उसके सिम्टम्स और रिमेनिंग लिटिल बिट टॉपिक 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, तो एनीमिया क्या है? एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें हमारी जो एचबी लेवल मैंने नॉर्मली बताया था लास्ट वीडियो में, वो होता है हमारे पास 11.5 to 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इन द मेल। ठीक है, और फीमेल के बारे में मैंने बताया था 13.5 to 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल। होप सो आपको याद होगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी के पास आरबीसीज जो हैं वो कम हो जाते हैं। आरबीसी के डिक्रीज होने की वजह से जो हमारी एचबी लेवल है वो भी डाउन हो जाता है। एचबी जब कम होती है या हीमोग्लोबिन कम होती है तो हीमोग्लोबिन का आपको फंक्शन का पता है कि ऑक्सीजन कैरी करके टिश्यूज तक लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके अप टू द लंग्स लेके आती है और लंग्स जो है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, जब एचबी ही हमारे पास कम होगी या हीमोग्लोबिन ही कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाएगी टिश्यूज तक, और इसके टिश्यू तक सप्लाई ना होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स शो होंगी। वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो मेनली जो हमारे पास सिम्टम्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होगी वो है फटीग। फटीग क्या होता है? अगर उर्दू में कहूँ या हिंदी में कहूँ तो ये है, फटीग को बोलते हैं थकावट। ठीक है, इंसान जब थक जाता है तो उसको बोलते हैं फटीग। फटीग होगी और वीकनेस होगी इसके साथ। ठीक है, सम टाइम इंसान थक जाता है बट उसको फटीग होती है बट वीकनेस नहीं होती। ठीक है, मेन क्या थकावट, सम टाइम जैसे आप सारा दिन काम करते रहे हैं और शाम को आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन आप वीकनेस फील नहीं कर रहे होते। लेकिन एनीमिक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आप थक भी जाते हैं और वीकनेस भी फील होती है और उठने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो उसकी रीज़न क्या है? आपको एनीमिक कंडीशन है, आरबीसी जो है डाउन है, हीमोग्लोबिन डाउन है, आपके टिश्यूज़ को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रही। उस कंडीशन में इंसान फटीग फील करता है और वीकनेस फील करता है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है कि हमारा जो नॉर्मली एटीपी प्रोड्यूस होती है एरोबिक कंडीशन में, वो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वो होती है एनएरोबिक कंडीशन में। ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन में हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती है। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट है हमारे पास जो सिम्टम है वो है पेल स्किन, के स्किन का पीला हो जाना। ठीक है, इसमें डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं कि एक सिंपली पेल स्किन हो जाती है, एक जॉइंटिस होती है। ठीक है, जॉइंटिस जो है ये एक अलग सिम्टम है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि जॉइंटिस क्या है, जॉइंटिस इज जस्ट अ सिम्टम। ठीक है, जॉइंटिस क्या है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इसको हम एक और लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो है पेल स्किन। पेल स्किन का अगर आपको नहीं पता कि पेल स्किन क्या होती है तो आप सिंपली यहाँ से कोई रिस्ट बांध कर रखें। जैसे कुछ लोग जो है ब्रेसलेट पहन के रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो आप सिंपली उसको टाइट करके रखें और आप देखेंगे कि विद इन 5 to 6 मिनट्स आपका जो नेक्स्ट वाला हैंड है वो कोल्ड हो जाएगा और उसके ऊपर जो कलर है वो स्किन का चेंज हो जाएगा। तो जो कलर स्किन का चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं पेल स्किन। ठीक है, जॉइंटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें भी पेल स्किन होती है बट वो होल स्किन पेल हो जाती है, विद आईज जो होती हैं वो भी पेल हो जाती हैं, जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं। ठीक है, एनीमिक कंडीशन में वो भी हो सकती है बट इन फ्यू कंडीशंस, हर एनीमिया की कंडीशन में जॉइंटिस नहीं होती। ठीक है, देन हमारे पास होती है नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसकी रीज़न क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है और ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई होती है? फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे, अभी फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, टिश्यू को तो इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है ना कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसे क्यों नहीं मिल रही, उसको रीज़न का नहीं पता कि हमें जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी की में प्रॉब्लम है, या लंग्स में प्रॉब्लम है, या एयरवे ही ब्लॉक है, या पार्शियल प्रेशर जो आउटसाइड है एटमॉस्फेयर का वो कम है। जैसे पहाड़ों पे एटमॉस्फेयर कम होता है तो उस कंडीशन में भी इंसान को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अभी टिश्यू ने ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन चाहिए हर सूरत में,
आरबीसी का प्रॉब्लम है, एचबी का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, एयरवे का प्रॉब्लम है, या जो इन्वायरमेंटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसमें प्रॉब्लम है, इसको नहीं पता, इसको जस्ट ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो है डिफरेंट केमिकल रिलीज करता है जो कि हमारे मेडुला के अंदर होता है, हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर। ठीक है, फ्यू बुक्स जो है वो बोलती हैं कि पोन्स एंड मेडुलरी जंक्शन जो होता है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है इंस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। ठीक है, एक मिनट मैं इसको बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मिड ब्रेन और ये ऊपर। ठीक है, ये एक ब्रेन के सिंपल सी मैंने स्ट्रक्चर बना दी है। ये टिश्यू इसके अंदर होते हैं ब्रेन टिश्यूज, बट ये अलग से है। ठीक है, तो ये मैंने सेरिबेलम बना दिया है, ये सेरिब्रम है, और ये पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन। ठीक है, जो हमारा पोन्स और मेडुला के दरमियान जंक्शन होता है, इस जंक्शन के ऊपर एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, टिश्यू जो केमिकल रिलीज करते हैं वो जाकर इंस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मीन के लंग्स चाहते हैं कि प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल ही मतलब वो तो लेके आते हैं लंग्स, लेकिन आरबीसी उनको पिक ही नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। देन हमारे पास नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट। अभी मैंने बताया कि डिफरेंट काजेस हो सकती हैं कि ऑक्सीजन जो है टिश्यूज तक ना पहुंचने की। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि हार्ट फेलियर हो गया है। अगर आपका हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड को आगे पंप ही नहीं कर रहा टिश्यूज तक, तो बेशक लंग्स सब कुछ ठीक है, लंग्स ठीक है, एयरवे ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट अगर हार्ट ही ठीक नहीं है तो ऑक्सीजन तो टिश्यूज तक नहीं जाएगी क्योंकि ब्लड ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट्स हो सकती हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है कोल्ड हैंड्स एंड फीट्स। ठीक है, हाथ और पाँव जो हैं वो ठंडे होंगे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं पाँव और हाथ हैं, उन तक प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा रहा। ब्लड नहीं जाएगा तो हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसको टाइट करके रखें और आपका हाथ ठंडा हो जाएगा डायरेक्ट। तो आपका जो हाथ है वो, हाथ और पाँव हैं वो ठंडे होंगे क्योंकि ब्लड प्रॉपर्ली वहाँ पर नहीं जा रहा। जो भी ब्लड है या जो भी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी सेंट्रल एक्सट्रीमिटीज़ को सेंट्रल पार्ट को दी जा रही है, जो जिसमें इंक्लूड हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, लीवर, किडनी, ये जो मेन ऑर्गन है इनको ज़्यादा जो है ब्लड को सप्लाई किया जाता है ताकि इंसान की डेथ ना हो। चाहे एक्सट्रीमिटीज़ अभी फॉर एग्जांपल जो हमारा हाथ है वो, उसको अगर ब्लड सप्लाई कुछ देर के लिए रुक भी जाएगी तो इसको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यही ब्लड सप्लाई हमारी किडनी को रुक जाती है, लीवर को रुक जाती है, या हमारे हार्ट को रुक जाती है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगा या एंजाइना हो सकता है। सीवियर कंडीशन में चेस्ट पेन भी होता है, जो हमारा एनीमिया है, चेस्ट पेन, क्योंकि हमारे पास जो सीवियर एनीमिया होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हार्ट के मसल को भी नहीं मिलती। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान एंजाइना फील करता है। ये जस्ट होता है सीवियर कंडीशन में। ठीक है, सीवियर एनीमिया में। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास जो सिम्टम है वो है पुअर कंसंट्रेशन। पुअर कंसंट्रेशन क्यों होगी? और इसके साथ हमारे पास है एक और हेडेक। ठीक है, सर दर्द होगा। ये दो कंडीशन क्यों हो रही होती हैं? इन दोनों कंडीशन की यही एक वजह है कि ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को नहीं सप्लाई हो रही और इसकी वजह से हमारा जो है सर भी दर्द कर रहा है और जो हम कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर करना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रही। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम जो है वो है ब्रिटल नेल्स एंड हेयर्स, मतलब बाल जो हैं और नाखून जो हैं वो ब्रिटल शेप में आ जाएंगे क्योंकि उनको भी प्रॉपर्ली सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं हो रही। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी पेशेंट को एनीमिया रहता है तो उसके अंदर जो नेल हैं वो कनकेव शेप के हो जाएंगे। ठीक है, कनकेव शेप मीन के जो नेल हैं नॉर्मली तो हमारे इस शेप के होते हैं, लेकिन वो इस शेप में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेल जो है वो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कनकेव शेप में हो जाएगी। तो इस कंडीशन को जो अगर कोई पेशेंट आता है और उसके कनकेव शेप के नेल्स हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलोनसाइया, इस तरह कुछ वर्ड, मतलब एग्जैक्ट जो स्पेलिंग मैं वो बता देता हूँ। इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यहाँ पे वाई है। ठीक है, इसका है KOILONYCHIA। ठीक है, तो ये कनकेव शेप के जो नेल्स हैं वो ब्रिटल और नेल्स कनकेव शेप के हो जाएं तो इसको बोलते हैं कोलिनकाइया। और हमारे जो ब्रिटल और नेल्स और हेयर होंगे इस कंडीशन को हम बोलते हैं
कि हमारे पास ये एनीमिक कंडीशन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यू सिम्टम्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये प्रॉपरली फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो जब भी मैं कोई भी एनीमिया को एक 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे एनीमियाज को, जब भी मैं कोई एनीमिया डिस्कस करूंगा तो उसमें सिंपली बोलूँगा कि एनीमिया सिम्टम्स प्लस जो फर्दर कुछ एनीमिया के ऐसे सिम्टम्स हैं, ये जो सिम्टम है ये हर एनीमिया में होंगी। ठीक है, कुछ ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो स्पेसिफिक किसी भी एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा एनीमिया ऑल सिम्टम्स प्लस जो उनकी सिम्टम होंगी वो मैं बोल दूंगा साथ कि वो वाली सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आपको ये एनीमिया की सिम्टम सारी पता होनी चाहिए और नेक्स्ट हम जस्ट प्लस लिखेंगे और नीचे बाकी की सिम्टम्स जो किसी भी एनीमिया के रिलेटेड होंगी वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, जो मैं कह रहा था कि सीबीसी के रिलेटेड छोटा सा पॉइंट रह गया था हमारा, वो क्या था? वो ये था कि हमारे पास मैंने बताया था कि ESR, हिमोएटोक्रेट, MCV क्या क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ मेंशन कर दिया था, लेकिन मैंने बताया था कि इन्फेक्शन में ESR जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं जो मेंशन करना चाह रहा था वो है न्यूट्रोफिल्स सम टाइम इंक्रीज होते हैं, सम टाइम जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज होते हैं किसी भी ब्लड टेस्ट में, और सब टाइम हमारे पास इओसिनोफिल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इनकी रीजंस क्या हो सकती हैं? अगर न्यूट्रोफिल किसी भी ब्लड टेस्ट के अंदर इंक्रीज हैं तो हम डायरेक्टली जाएंगे दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और अगर किसी भी ब्लड टेस्ट में ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हैं तो ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होगा। और अगर इओसिनोफिल इंक्रीज हैं तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ये होप्स हो कि ये चीज़ें जो हैं आपको नेक्स्ट याद रहेंगी। कोई भी आप ब्लड टेस्ट देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें अगर इंक्रीज़ की हुई हैं तो आप सिंपली रिकमेंड कर सकते हैं कि हमें एंटीबैक्टीरियल देनी है, एंटीवायरल देनी है या एंटीबैक्टीरियल देनी है, एंटीवायरल देनी है या एंटी पैरासाइटिक देनी है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक टॉपिक था जिसको हमने आज डिस्कस किया। मैं क्विक सा रिकैप कर देता हूँ। क्या पढ़ा हमने आज? हमने एनीमिया की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें डिफरेंट सिम्टम्स पढ़ी, फटीग, पेलनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड हार्ट बीट, कोल्ड हैंड एंड फीट, चेस्ट पेन स्फीयर कंडीशन में होता है सिर्फ या स्फीयर एनीमिया में होता है, पुअर कंसंट्रेशन, हेडेज और ब्रिटल नेल्स एंड हेयर्स। ठीक है, इसके अलावा हमने न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स और इओसिनोफिल्स जो हैं वो क्यों इंक्रीज होते हैं उसकी काज पढ़ी। ठीक है, तो होप्स हो कि ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हुई। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूँगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए। थैंक यू डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।